हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चैट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को अपनी आगे लेकर जा पा रहे होंगे। तो आज जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास थी उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन पर, मतलब महासागरों पर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, विकास के कुछ सिद्धांत हमने देखे थे और उसके बाद में हमने द्वितीय क्रम के कुछ उच्चावच देखे, जिसमें आपके पर्वत और पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि आते थे। तो उसके बाद में हमने क्या देखा, स्थलमंडल पूरा देख लिया। उसके बाद में हम आज चर्चा करने वाले हैं जलमंडल यानी ओशियन, महासागर पर। और आपको मैंने बताया था कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी दी थी। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है और या स्थलमंडल मैंने आपको बताया था या महाद्वीप बताया था। तो वो जानकारी मैंने पिछले वीडियो में साझा करी थी आप लोगों के साथ में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महासागरों के बारे में और आपके जैवमंडल के बारे में, जैवमंडल का विकास, जैवमंडल के घटक और जैवमंडल क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्लास जो है आप लोगों की लगातार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम लोग इस क्लास को धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान की आप लोगों को शिक्षा तो पता ही होगी, हर क्षेत्र में हर जगह पर महंगी होती चली जा रही है। और उस शिक्षा को कहीं ना कहीं, देखिए शिक्षा के बिना, 2 मिनट का टाइम दूंगा बस। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन, मानो कि उतनी संभावनाएं उस व्यक्ति के पास अर्जित नहीं हो पाती हैं जितनी शैक्षिक जीवन होने के बाद में उस व्यक्ति को अर्जित हो जाती हैं। और शैक्षिक जीवन एक बेहतर जीवन होता है। अपने समय में सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब लोग पढ़ते हैं और जितनी उनसे हो पाती है उतनी वो मेहनत करते हैं अपनी तरफ से। कोई भी ये नहीं छोड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारे ये मेहनत रह गई। और लेकिन होता क्या है, दरअसल में बात ये होती है कि व्यक्ति को जितनी इच्छा होती है वो उतना ही पढ़ता है और बिना इच्छा के उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं रहता और ना तो मायना रहता है। अगर आप हैं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो उसको रूटीन में लाइए, ढालिए और उस पर हम लोग आगे चल कर के बात करेंगे। क्योंकि शिक्षा, कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से व्यक्ति के अंदर की मनोभावनाएं और जागती हैं, नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक तरह के कौतूहल मन में उठता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे बना। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे मन में, बहुत सारे जवाब मिलते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। तो यह है आपकी शिक्षा। शिक्षा जीवन का एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर ना तो प्रश्न खत्म होते हैं, ना तो उत्तर संपूर्ण आते हैं। क्या होता है, ना तो यहाँ पर प्रश्न सभी आपके पूरे हो पाएंगे और ना ही आपको सभी उत्तर मिल पाएंगे। तो शिक्षा है, जीवन का एक साइकिल है, चल रहा है। पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते जीवन का अंत होता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मर जाता है, चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, आत्मा फिर से प्रवेश करती है, फिर से आत्मा होती है, फिर जीवन मिलता है, फिर ये चक्कर चल रहा है। जैसे साइकिल का एक चक्कर मान लीजिए साइकिल का, और पहिया एक जो होता है उसमें जो भी तीलियाँ होती हैं, उन तीलियों को एक एक करके आप अगर निकालते रहेंगे तो ठीक उसी प्रकार जीवन का हिस्सा है। दर बदर, दिन ब दिन आपकी जो आयु होती है, अपनी जो आयु होती है कम होती चली जाती है। होते होते एक जब लास्ट तीली बचती है, वो लास्ट स्टेज होने के बाद में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो यही सर्कल चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा। और मनुष्य का ही नहीं, हर एक जीव का, हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक वस्तु का, हर एक नेचर में भी जितनी चीज़ें हैं, पृथ्वी भी एक टाइम के बाद में उसकी भी आयु समाप्त हो जाएगी, ये भी है। तो ये बहुत बार हो चुका है, कई बार हो चुका है, ऐसा होता रहता है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारी जो यहाँ पर परिकल्पना है, हमारी जो यहाँ पर संभावना है, हमारे यहाँ पर जो जीवन हमें मिला है, उसको हमें कैसे बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें
किस प्रकार से अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे प्रयासों को करने के लिए, इस दुनिया की जानकारी करने के लिए, इस विश्व के बारे में जानने के लिए क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को क्या चाहिए होती है, शिक्षा चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जानकारी होती है, और जानकारी के आधार पर जो भी निर्णय लेते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सही होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में क्या होती है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को पिता कहता है, माता कहती है, उसकी बहन कहती है, उसका भाई भी कहता है जाओ बेटा पढ़ने जाओ। वो बच्चा यही सोचता है कि क्यों पढ़ने जाए यार, हमें पढ़ाई से क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, जब वो धीरे 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 जब जाता है स्कूल, रोड डेली जाता है, उसे ये नहीं पता रहता है कि हमें स्कूल भेजा क्यों जा रहा है। जब स्टार्टिंग में ये नहीं पता रहता है तब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसके बाद में जब स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद में फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हाँ ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। सीखते सीखते जीवन का लड़खड़ाना धीरे धीरे जारी रहता है। फिर लास्टली क्या होता है, सीख जाता है और जीवन का आनंद लेता है, पर पहुंच जाता है। यही जीवन है। तो उस जीवन को छोड़ते हुए हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं। विश्व की जानकारी हम आपको दे रहे थे, विश्व का निर्माण हम लोग कर रहे थे, पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे अपनी, और उस पृथ्वी के निर्माण में और विकास में हम लोग देख रहे थे कि पहले हमने देखा कि महासागर का महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, उसको हमने जाना। वहाँ पर कुछ आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, इन सब के बारे में हमने कहीं न कहीं जाना। उसके बाद में हमें महासागर एक बड़ा सा भाग मिला था, हम आपको सिखाते हुए चलते हैं। ये पृथ्वी थी आपकी, और इस पृथ्वी के 29% भाग पर कितने, लगभग 29% भाग पर जो है आपका स्थल था। मैंने आपको बता दिया था कि स्थल है, और लगभग 71% के आसपास ये जो आपका है वाटर है। यहाँ पर जल है, तो यहाँ पर स्थल नहीं है। स्थल नहीं है तो यहाँ पर जल पाया जा रहा है, लगभग ये 71%, 2/3 से भी ज़्यादा है। बात ये हो रही थी कि हम लोग देख रहे थे इस चीज़ को, और इसको हम लोग पहले देख चुके थे, और अब हम बात करने वाले हैं इस 71% के भाग पर। लगभग हम 71% वाले भाग पर, वाटर पर हम लोग अब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्थल है, स्थल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। और हम बात कर रहे थे अपने अर्थ की, इसके निर्माण में, इसके विकास में, इसकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपसे, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, हम लोग बात करेंगे किस पर, महासागर पर या ओशियन पर। ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ओशियन या महासागर। हम बात करते हैं महासागरों की। तो महासागर होता क्या है या ओशियन क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जान लें। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कहीं न कहीं क्या होता है, छोटा सा, बड़ा सा, और बड़ा सा, या छोटा सा या बड़ा सा, आसपास देखा होगा तालाब है। उस तालाब में पानी जो होता है कहीं न कहीं धीरे धीरे लहरों के रूप में आपको दिखाई देता होगा, दिखाई देता है। कभी अगर आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो भी और ज़्यादा लहरें उठती हैं। ये आपने खूब किया होगा, हमने भी किया है, जीवन है, करना पड़ेगा। तो होता क्या है, देखिए, जब हमारे घर के आसपास जो तालाब होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं। लेकिन जब हमारे घर के पास नहीं, हमारे देश के आसपास बड़ा सा तालाब है, क्या हमारे पूरे भारत देश के पास में, इंडिया के आसपास जो बड़ा सा तालाब है, जो भी आप जैसे भी मैप बन पाए बना लीजिए, बहुत सही नहीं बना है, फिलहाल देखने के लिए बन गया है। इस गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर के ये क्षेत्र, जो इतना बड़ा तालाब है हमारे पास में, ये वाला जो तालाब है ना, ये वाला हम इसको क्या नाम देते हैं, ओ सॉरी, इसको हम नाम क्या देते हैं दोस्त, इसको नाम देते हैं समुद्र। आप कहेंगे हाँ ठीक तो कह रहे हैं आप, समुद्र ही नाम देते हैं ना। लेकिन हमारे जो इस भारत के आसपास, जो राष्ट्रों के आसपास बहुत से राष्ट्र हैं दुनिया में,
उन राष्ट्रों के आसपास जो बड़ा सा तालाब है उसको हम महासागर नाम देते हैं। क्या? महासागर। और ये वाला जो समुद्र है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? हिंद महासागर नाम देते हैं। क्या नाम है इसका? हिंद महासागर। क्या क्या सब? महासागर। हमारे भारत देश के आसपास का जो तालाब है बड़ा सा उसको हम क्या कहेंगे? तो ये हमारा क्या है? महासागर है। ऐसा तो नहीं आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक ठाक तो है बस। तो आपको पता चल गया ना, घर के आसपास जो है छोटा तालाब है उसको भी आप देख सकते हैं। और उससे बड़ा जो हमारे राष्ट्र के आसपास, भारत देश के आसपास है, बड़े क्षेत्रफल पर बहुत ज़्यादा पानी है जिसमें उसको हम क्या कह देते हैं? महासागर कह देते हैं। तो ऐसे हम लोग इनको परिभाषित भी करते हैं। देखिए महासागर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप लोग महासागर या ओशियन हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था कि महासागर होता क्या है। विशालकाय जलाशय के बड़े भाग जो होते हैं, विशालकाय भाग जो, यहाँ पर एक शब्द और आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, माफी चाहूंगा। यहाँ पर जलाशय के बड़े भाग लिख लीजिए। जलाशय की विशालकाय भाग, जलाशय के विशालकाय भाग जो महाद्वीपों को क्या करते हैं? महाद्वीपों को अलग करते हैं। क्या हो गया? ये महाद्वीपों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो ये जब महाद्वीपों को अलग करते हैं तो इनके बीच में जो है, महाद्वीपों को अलग कर देते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने महाद्वीपों को अलग कैसे किया? देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? कहीं ना कहीं समुद्र है ना बीच में, तो वो उसको देशों को भी अलग कर रहा है। अब देखिए अफ्रीका और एशिया के बीच में भी एक बड़ा सा समुद्र है, उसको हिंद महासागर कहते हैं, वो भी महासागर है। तो ये विशालकाय जो हैं आपके जलाशय के भाग हैं, और इन जलाशय के भागों को हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। और ये जो है जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। क्या हैं? ये जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये भी आप समझ रहे हैं ना, ये जलमंडल के प्रमुख भाग हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें महासागर कहते हैं। समझ में आ गया है ना कि महासागर किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये चीज है महासागर आपकी। मैंने आपको तालाब के बारे में अपने बहुत करीब से होकर के दिखा दिया। जो आपके पास में, जो आपके गांव के बगल में जो तालाब है वहां से जोड़ करके मैंने आपको बता दिया कि महासागर क्या होता है। इससे सरल और शायद आपको कोई ना बता पाए। तो महासागर कितने हैं हमारे यहाँ पर? 5 बड़े महासागर हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर। और 5 महासागरों में सबसे बड़ा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, हमारे विश्व में जो पूरा विश्व है उस विश्व में कितने महासागर? कुल 5 महासागर हैं। कितने? कुल 5 हैं। 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा है, या आप पहले क्रम लिख लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से महासागर हैं आपके। तो आपका जो सबसे पहला महासागर है, सबसे घटते हुए क्रम में आप लोग लिखेंगे। सबसे बड़ा पहले लिख लेंगे, घटते हुए क्रम में। देखिए जब नाम आता है ना तो सबसे बड़े भैया का पहले नाम आता है। क्यों? क्योंकि बड़े भैया पर लोड सबसे ज्यादा होता है। और
और इसलिए भी आता है क्योंकि बड़े भैया आपसे पहले आए हैं, तो छोटे भैया का नाम बाद में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बड़े भैया का नाम पहले लिखिए, उसके बाद में छोटे भैया का नाम लिख लेना। तो सबसे पहले बड़े भैया आए थे जिनका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत भैया हमारे गांव में रहते हैं, तो इनका नाम है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत भैया बड़े भैया हैं, ठीक है। तो दूसरे हैं अटलांटिक महासागर। ये भी भैया रहते हैं हमारे गांव में, इनका नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है। बड़े भैया हैं प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, और उसके बाद में नाम है आपका भारत के पास में जो बगल में रहते हैं हिंद महासागर। इनका नाम है हिंद महासागर, जो कि आपको श्रीलंका और भारत के निचले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। इनका भी नाम आपने सुना है। और आपका 4 नंबर पे है दक्षिण महासागर, जो आपका दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जब मैप में जाएंगे तो सबसे निचला वाला जो भाग है, सबसे निचकवा जो भाग दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, दक्षिण महासागर। ये दक्षिण चीन सागर नहीं है, ये दक्षिण महासागर है। ये यहाँ पर अगर जुड़ जाता है ना, तो आप लोग इसको हा ही मानिएगा और कुछ घा नहीं मान लीजिएगा। तो ये दक्षिण महासागर हो गया। और 5वें नंबर पर है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो ये हो गए आपके 5 महासागरों के नाम। ये क्रम से हैं, घटते हुए क्रम में हैं। सबसे पहले बड़े भैया प्रशांत महासागर, उसके बाद में छोटे अटलांटिक, हिंद, दक्षिण और आर्कटिक महासागर। ये आपको समझ में बिल्कुल सरल, बिल्कुल क्रम से आ गया होगा, ठीक है। आ गया समझ में। ये 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के नाम आपको मैंने बता दिया। मैं अब बात करता हूँ आपसे इनकी जैवमंडल पर। इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। अब हम बात करें, मैंने आपको बता दिया कि जो जलाशय हैं बहुत बड़े से बड़े, और वो क्या करते हैं, जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। 2 कॉन्टिनेंट को आपस में अलग करते हैं, महाद्वीप को। और ऐसे 5 महासागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, या हमारे विश्व में मौजूद हैं। सबसे बड़े भैया प्रशांत, अटलांटिक, उसके बाद में हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सभी आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं जैवमंडल के बारे में। किसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जैवमंडल तो है ना, हमारे यहाँ पर नाम है जैवमंडल। या आप ऐसे ना लिखिए, तो आप लिख लीजिए पेन से अपने इस वाले जैव मंडल। जैव मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। मैं स्लो बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो आपको आवाज ना जाए। बायोस्फीयर आपको इंग्लिश पता है, BIOSPHERE। बायोस्फीयर, इसको जैव मंडल हम नाम देते हैं। जैव मंडल होता क्या है, क्या आप भी जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं? जी बिल्कुल, आप भी जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं, हम भी आते हैं। हमारे सामने जो भी चीजें रखी ये सब जैवमंडल के अंतर्गत ही आती हैं। जैवमंडल में केवल जैव चीजें, मतलब जीवित चीजें, केवल जीवित चीजें नहीं है। जैवमंडल पूरा संपूर्ण जो आपके आसपास चीजें दिखाई दे वो सब जैवमंडल के अंतर्गत आता है। क्यों? इसके अंतर्गत वायु में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत जल में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत स्थल पर भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। आसपास जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब क्या हैं, जैवमंडल के प्रमुख घटक हैं, और जैवमंडल के अंतर्गत जो है आपके आते हैं। तो जैवमंडल क्या है, बायोस्फीयर की हम बात करते हैं। बायोस्फीयर, जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वायु, जल तथा स्थल की सभी घटक मिलकर के एक ऐसा स्थान
ऐसी दशाएं प्रदान करवाते हैं जहां पर जीव जो है सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख लेंगे। जैवमंडल यह एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां क्या है, जहां जल वायु तथा आपका जो स्थल है, जल वायु तथा स्थल क्या कराता है, ऐसी दशाएं या जीवों को रहने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या करता है, यह एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां जल वायु तथा स्थल आपस में मिलकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या कराएंगे, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या कहलाएगा, ये आपका जैवमंडल कहलाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये परिभाषा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो जैवमंडल कहाँ पर है। मैंने आपको कुछ दिनों के पहले जब बताया था तो चित्र बनाए थे 3। आ गया समझ में, याद आ गया ना। जो मैंने 3 चित्र बनाए थे आपको, वो समझ में तो आ गए होंगे मेरे हिसाब से। ये वाला आपका था जल का, ये वाला था आपका वायु का, वायुमंडल मतलब, और ये वाला है आपका स्थलमंडल। इन तीनों में से ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को जल मंडल मान लें, इसको आप स्थलमंडल मान सकते हैं, इसको आप वायुमंडल मान सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक ऐसा मंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो तीनों के बीच में जो जल भाग है, ये वाला है आपका जैवमंडल। ये बात मैंने आपको काफी पहले बता दी थी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका जैवमंडल। तो ये जैवमंडल क्या है, ये जैवमंडल ऐसा मंडल है जो कि जल के द्वारा, वायु के द्वारा, स्थल के द्वारा एक क्रिएट किया हुआ ऐसा अनुकूलित दशाओं वाला क्षेत्र है जहां पर जीव सरवाइव कर पाते हैं। ऐसा क्षेत्र है जिसको आप गोल्डीलॉक्स जोन भी कह सकते हैं, जहां पर रहने योग्य, वास योग्य स्थान रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। तो ये आपका हो सकता है। ये समझ में आ गया। देखिए, इसको जितना आप जोड़ करके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। वो कैसे, वो ऐसे, देखिए मान लिया अगर आप मछली को ही देखते हैं तो उसको हवा नहीं मिलेगी तो भी काम खत्म उसका, है ना। अगर कहीं पर उसको आराम करनी है तो स्थल पर जाकर के नीचे उसकी ताली में कहीं ना कहीं आराम तो करती है ना मछलियां। हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर पानी ना मिले तभी खत्म, हमें अगर हवा ना मिले तब भी हम खत्म, हमें रहने के लिए पृथ्वी स्थल ना मिले तब भी खत्म। तो रहेंगे कैसे, सब कुछ आवश्यकता है। तो जल, वायु और आपका स्थल, तीनों की आवश्यकता है। वही अपना जैवमंडल है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वो जैवमंडल है। ठीक है, देखिए बातें बहुत आराम से आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि इनको, बाहर बातों को विशेष तौर पर आपको निकालना नहीं है। देखिए, जैवमंडल के अंतर्गत मनुष्य भी आता है,
ऐसा तो नहीं आपको ये पहली बार बात पता चल रही हो। तो क्या होता है, मनुष्य सहित सभी जीव, मनुष्य सहित सभी जीव, माफ कीजिए, एक दूसरे क्या होता है, मनुष्य सहित सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं या नहीं आश्रित हैं, आप ही बताइए। हमको पता चलता है, हमको पता चलता है कि मनुष्य सहित सभी जीव एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं, कहीं ना कहीं क्या है, आश्रित हैं या एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तथा जुड़े हुए हैं, ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, और सभी जीव। अच्छा, आप लोग ऐसा तो नहीं है मनुष्य को बाहर रख करके कहते होंगे कि हम देखो हम जीव थोड़ी ना हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीव कैसे हुआ, ये बात नहीं है। आप भी एक जीव हो। कैसे? मैंने आपको बताया था बहुत प्यार से, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि महासागरों में हुआ क्या था, सबसे पहले ऑक्सीजन भी नहीं आई थी। ऑक्सीजन के आने से और पहले हुआ क्या था, शैवाल आपका आ गया था। तो शैवाल ने क्या किया, उसको मिल जाता है प्रकाश संश्लेषण। जब लाइट मिली उसको, वहां पर टेम्परेचर बढ़ा और उसके अंदर क्या हुआ, विकास हुआ। और उसके विकास के द्वारा हजारों सालों में, लाखों सालों में धीरे धीरे पेड़ पौधों का विकास हुआ। बहुत लाखों वर्षों तक ये जो जीवन था, जीवन की प्रक्रिया थी, महासागरों में ही पहले रही। तो आप लोग ये समझे कि ये लोग धरती पर कैसे आ गए, लेकिन हाँ, बाद में आएंगे, धीरे धीरे आते हैं। पहले जो जीवन था, अब आपको ये पता चल गया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं पानी में हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति पानी से स्टार्ट होकर के आती है कहाँ पर, धरातल पर। अब हमसे कोई कह दे कि हम पानी में लगातार रहें, तो रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। मछलियों को दे दो, अब कहाँ स्थान पर कहीं पर भी जगह पर सूखे में मछलियां रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। तो हम लोग लगातार पानी में कैसे रह पाएंगे? हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं तो सर्वाइव करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जीवन सबसे पहले कहाँ आया, समुद्र में ही। तो समुद्र में जीवन आया, तो जब समुद्र के सभी जीव जो हैं, उन्हें जीवों के द्वारा कहाँ बने हैं, हम मनुष्य भी बने हैं। छोटे छोटे जीव आगे बढ़े, उनकी जनरेशन से नेक्स्ट जीव बने, नेक्स्ट जीव से अगला जीव, फिर गिलहरी बन गई, गिलहरी से बंदर बना, बंदर से बंदर, दूसरा वाला वन मनुष्य, फिर मनुष्य, वर्तमान का होमोसेपियंस बन गया, होमोसेपियंस सेपियंस बन गया। ये है प्रक्रिया। एक मैंने वीडियो, शॉर्ट वीडियो छोटा सा डाला था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा उसको देख करके। इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, शॉर्ट वीडियो में देखेंगे तो वो बच्चा उसमें देखो क्या कहता है, मैंने उसको दिखाया। तो उसको छोड़िए, यहाँ देखिए कि जो मनुष्य है ना, ये भी सभी जीवों के अंतर्गत ही आता है, और सभी जीवों में ही इसको भी शामिल किया जाता है। मनुष्य सहित सभी जीव होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपसे, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कैसे? दो प्रकार के जीव, यहाँ पर बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बंदर है, आदमी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो सब बहुत प्रकार के जीव है ना। लेकिन नहीं, वो जंतु हैं और वनस्पति हैं, इस प्रकार से हम कहते हैं दो प्रकार के जीव। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव हैं? मुख्यतः, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं मैं, मुख्यतः पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव हैं, है ना, कि नहीं है? एक तो वनस्पति जीव, समझ गए ना, और दूसरे जंतु वाले जीव। जीव जंतु, जंतु ना, जानते हो ना, यही वाले दो प्रकार के जीव हैं। तो इन दोनों में जीवन है। लेकिन एक बात और समझाते थे हमारे टीचर,
क्या समझाते थे? हमारे पास तो हाथ पैर हैं, हम जाते हैं, चले जाते हैं, आ भी जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं बाइक से, कहीं प्लेन से, कहीं ट्रेन से, मतलब प्लेन से भी और ट्रेन से भी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन एक पेड़ खड़ा हुआ है, वो ट्रेन में बैठ पाएगा? भाई नहीं बैठ पाएगा। लेकिन हाँ, उसको हम छोटा सा बच्चा रहेगा ना, तब लेकर के जा सकते हैं। तो वो जा सकता है ना, कि नहीं जा पाता? कभी कभी मैंगो के ट्री जो होते हैं, पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, लेकर के जाते हैं ना आप लोग, गुलाब का डाल लेकर के जाते हैं ना, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लगाते हैं, है ना। आम में भी कभी कभी क्या होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग लगा देते हैं, काट के उधर दूसरी जगह से लाए, इधर जोड़ दिए, नया फसल तैयार हो गया है। ये भी होता है। लेकिन हाँ, ये जो पेड़ होते हैं अपने आप भैया चल के नहीं जा पाते, इनके ना तो पैर हैं ना तो कुछ, इनके पास बस खड़े रहो भैया एक जगह, हिलना है ऐसे ऐसे हिल लो, अपनी जगह पर हिलना, अलग नहीं जाना, दूसरी नहीं जाना है। पेड़ से कह दो तुम इधर आ जाओ, कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, वो तो स्टैंड स्टैंड मोड में है, तो ये नहीं जा पाते हैं। ये जो जीव होते हैं ये मतलब चल नहीं पाते, इनके पास हाथ पैर नहीं बच्चा, इसीलिए नहीं जा पाते। इनके पास दौड़ने कूदने के लिए बलवान, शक्तिवान, ताकतवान क्या है? इनके पास हाथ पैर सब कुछ है। इन्होंने मोटर का आविष्कार किया, इन्होंने गाड़ी बना ली, इन्होंने मोटरसाइकिल बना ली, इन्होंने साइकिल बना ली, इन्होंने क्या किया, एयरप्लेन बना दिया, इन्होंने लैपटॉप बना दिया, इन्होंने मोबाइल बना दिया, इन्होंने ये मार्कर बना दिया, इन्होंने ये बोर्ड बना दिया, सब कुछ बना दिया। क्या है? क्यों? इनका दिमाग थोड़ा तेज था ना, ये बेचारे कहीं जा नहीं पाए, एक ही जगह पर बैठे रहे कि चलो ठीक है तथास्तु, ऑक्सीजन लेते रहो हमसे, बस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहना, ये इनका काम है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना, बहुत मस्ती तो होती रहती है, देखो क्लास को अच्छा लगना चाहिए ना। तो ये चीज हो गई, आपको जैवमंडल समझ में आ गया, ठीक है। आपको जैवमंडल समझ में आया कि जल, वायु और स्थल से मिलकर के बनने वाला बीच में जो भाग है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल में जीव है, और जीव क्या है, मनुष्य भी एक प्रकार का जीव है। मुख्यतः पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो चल नहीं सकते, दूसरे चल सकते हैं। जो चल नहीं सकते वो वनस्पतियां हैं, जो चल सकते हैं वो जीव हैं, है ना। जैसे तितली है, एक जीव है, छोटा सा पेड़ है, वहीं पर खड़ा है, नहीं जा सकता, तितली पंख उड़ा करके ले जाती है अपने आप को, है ना। तो ये चीज है आपकी। और क्या होता है, हाँ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपसे बात कर रहा था कि जब हमारे जीव हैं, क्या वातावरण में हर जगह पर जीव पाए जाते हैं, या 20 किलोमीटर गहराई में भी पाए जाते हैं जीव, या 100 किलोमीटर ऊंचाई पर भी जीव पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हम ऊर्ध्वाधर रूप में देखते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप ऐसे देखते हैं, ऐसे, ये हमारी पृथ्वी, यहाँ पर होती है खेती, ये हमारे ये धरती, ठीक। या आप इसको मान लीजिए समुद्र तल, ये है सी लेवल, SL सी लेवल, ठीक है। और यहाँ पर है 15 किलोमीटर का क्षेत्र, इसके ऊपर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो हम लिख लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं। क्या है? जीव पाए जाएंगे मात्र 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। लेकिन आपका जो स्थल वाला भाग है ना, ऊर्ध्वाधर रूप में तो सब मतलब वो 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाए जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई जाएंगे जब हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, तो हमारे यहाँ पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ही जीव पाए जाते हैं। लेकिन क्षैतिज रूप में जो है, क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में लगभग सभी जगह जीव पाए जाते हैं, सभी जगह जीवों की उपलब्धता होती है, सभी जगह जीव पाए जाते हैं। पसंद नहीं आएगा आपको लिखा हुआ मेरा, जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो
क्षैतिज रूप में लगभग सभी जगह जीव पाए जा रहे हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में मात्र 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के ही जीव पाए जाते हैं। आपके जैव मंडल के कुछ घटक हैं, उनको बारे में हमको पता होना चाहिए बाबा। जैव मंडल के प्रमुख घटक, मार्कर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सुनकर लिख सकते हैं। जैव मंडल के प्रमुख घटक जान सकते हैं ना आप लोग। जैव मंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं? घटकों में क्या हो सकता है? एक तो जैविक हुआ, दूसरा अजैविक हुआ, ये तो समझ में आता है। लेकिन तीसरा और होता है, ऊर्जा के घटक भी होते हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है। ऊर्जा वो कहाँ से आई भाई? कहीं न कहीं खाना ही खाया होगा तभी तो ऊर्जा आई है, नहीं तो नहीं आती। और नहीं आती तो क्या होते? मानव का कंकाल होते। समझे? तो जैव मंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं हम लोग बात करते हैं। एक तो जैविक घटक है इसमें, जैविक। दूसरे नंबर पर अजैविक घटक हैं, अजय वाले नहीं हैं, कि अजैविक घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। और तीसरे ऊर्जा घटक हैं। समझे ना? तीनों आपके क्या हैं? जैव मंडल के प्रमुख घटक हैं। जान लीजिए क्या होता है जैविक घटक, क्या होता है अजैविक घटक, क्या होता है ऊर्जा घटक। इनके बारे में जान ले, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सही से चल रहा है ना? ऐसा तो नहीं ससुरा रुक गया हो। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रूप में मैंने आपको बता दिया है 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं जीव। और आपके क्षैतिज रूप में लगभग सभी जगह, आपके घर में, नाक में, मुंह में, सब जगह पाए जाते हैं जीव। ठीक है। जैविक घटक होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसमें आप लोग देख ले हैं कि मूल रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक ऐसा होगा कहीं ना कहीं उसके अंदर जीवन होगा। जीवन होगा तो वो थोड़ा बहुत जीवन होगा तो उसके अंदर को सर्वाइव करने की शक्ति होगी। अजैविक घटक ऐसा होगा कहीं ना कहीं उसके अंदर जीवन तो नहीं होगा, लेकिन जो जीवन है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? जो जीवित चीजें हैं, जो जीवित जीव हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। कौन? अजैविक घटक। और जो ऊर्जा वाले घटक होते हैं वो क्या होते हैं? कहीं ना कहीं इनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, अनैच्छिक रूप से या ऐच्छिक रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से ऊर्जा का प्रदान करते हैं। होता क्या है, ऊर्जा को माने ऊर्जा को आपने सुना होगा, न तो ऊर्जा मतलब उत्पन्न की जा सकती है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल और केवल बहुत समय पहले सुना गया था कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा जब आप खाना खाते हैं तो ऊर्जा होती है, खाना नहीं खाते हैं तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? ये वाली ऊर्जा है कि बिजली की करंट वाली ऊर्जा है, लगा करंट, दूर भाग गए, पास में खत्म कर दिया, ये वाला करंट है। तो ऊर्जा ऊर्जा है। हम बात करते हैं पहले जैविक घटकों पर, फिर आपको बताएंगे ऊर्जा घटक क्या होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं जैविक घटकों पर। मैंने आपको बताया है जैविक घटक, समझ रहे ना आप? जैविक घटक क्या होता है? पहली बात तो ये है, अब कुत्ते भौंकने लगे, इनका क्या मतलब है? देखो छोड़िए, उनको जाने दीजिए। इनको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर, बोले बायोटिक और अबायोटिक, सॉरी कंपोनेंट बोले। घटक होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। इंग्लिश की राइटिंग बहुत घटिया है, उसको आप लिख लीजिएगा अपनी राइटिंग में, ठीक है। तो जैविक घटक होता क्या है? जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है। और जीवन किसमें किसमें होता है आपको पता है ना, कि नहीं पता है किसमें जीवन होता है किसमें नहीं होता है? जिनमें
क्या हो आपका, जीवन की उपलब्धता होगी, वो होगा आपका जैविक घटक। उपलब्धता हो, ठीक, जिनमें जीवन की उपलब्धता हो, ऐसे कौन से जीव हैं, मतलब जैविक घटक है। ठीक है, अब हम जैविक घटकों में रखते किसको इसको हैं, एक तो सूक्ष्म जीव आते हैं आपके कि नहीं आते हैं, बड़े जीव भी आ जाते होंगे कभी कभी घूमते टहलते हुए, पौधे भी आते होंगे आपके। और अच्छा एक बात पूछे आपसे, पर्यावरण क्या जैविक घटक है या अजैविक घटक है। पर्यावरण में क्या चीजें आती हैं, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और बड़े जीव की पर्यावरण। पर्यावरण भी आता है जैविक घटक के अंतर्गत, क्यों, बिल्कुल आता है। तो पर्यावरण में भी पाए जाते हैं कौन कौन से, पौधे, एक तो हो गए आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं आपके, पाए जाते हैं ना। दूसरे पाए जाते हैं आपके जीव जंतुओं का नाम सुना है कि नहीं, दूसरे आपके पाए जाते हैं जीव और जंतु। क्या है ये जीव और जंतु, सॉरी माफ कीजिए, जीव और जंतु। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ये तीनों ही इस संपूर्ण जो आपका पर्यावरण पाया जाता है, इस पर्यावरण या एनवायरनमेंट के क्या हैं, कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है ना। तो ये तीनों हैं, कौन कौन से, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। पेड़ और पौधे में कुछ अंतर होता है क्या, सुना सुना सा लगता है या सुना सुना सा लगता है, सुना सुना सा लगता है। देखिए जब हम पढ़ रहे थे अपनी, एक हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था एग्रीकल्चर में, जब बीएससी एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे थे शायद तब, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, याद नहीं आ रहा, तो उसमें था क्या, पेड़ और पौधे में अंतर दिखाया गया था, झाड़ी और पौधे में अंतर हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका, उसको हम बता दें कि जो पेड़ होता है ये बड़का सा होता है, बड़ा सा, और पौधे का जो आकार होता है छोटा भी हो सकता है, इधर उधर से इधर उधर भी जा सकता है। तो ये जो पेड़ होता है छोटा भी हो सकता है, इसका आकार निश्चित नहीं, लेकिन पेड़ कहेंगे आप, एक बड़ा सा पेड़ हो तो इसको आप, अभी बच्चे ही है पेड़ कह देंगे, तो छोटका सा है तो पौधा कहेंगे, बड़ा सा पेड़ कह देंगे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप तो। और जो झाड़ी होती है उसका कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है, झाड़ी का समझ लीजिए आप, कैसा समझे कि एक तरह से अनवांटेड पौधे, ठीक है, तो खरपतवार भी हो जाते हैं अनवांटेड पौधों में ठीक है, इसको छोड़िए। तो आप लोगों को पता चल गया ना बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट, और इसके बाद में आते हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट। जो क्लास है आनंद लेने के लिए नहीं है, मुस्कुराकर पढ़ने के लिए है, ठीक है, मजा मान लीजिए। इनमें बताया मैंने, जिनमें जीवन की उपलब्धता हो उसी में क्या होता है आपका जीवन होता है, और इसी जीवन के कारण इसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोलॉजी वाला फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर अबायोटिक फैक्टर, और इंग्लिश का है पहले लिख रहा हूँ, अजैविक घटक कहते हैं इनको, ठीक है, मार्कर में इंक हम डाल लेंगे कुछ समय के बाद। अजैविक घटक, इनको हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर, कंपोनेंट कहते हैं यार, कंपोनेंट। अगर समझ में ना तो आप पूछ पूछ कैसे लोगे, गूगल कर लेना, ठीक है। अजैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक ऐसे होते हैं जो जैविक घटकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं होता भैया,
क्या होता है, किताब आपकी अजैविक घटक है, जो पढ़ रहे हो, जिस पर लिख रहे हो, इनमें क्या होता है, जीवन नहीं होता। अच्छा, इनमें जीवन नहीं होता, तो ये जीवन देते कैसे हैं? आप पानी नहीं पियोगे, पानी जिंदा है कि नहीं है? आप समझिए, सोचिए, आपकी हवा आपके अंदर जाती है तभी आप जिंदा रहते हो, और क्या कहते हो, हवा जिंदा नहीं है? गलत बात है। और जब वाटर, जल ही जीवन है, तो जल ही जब जीवन है तो अबायोटिक फैक्टर कैसे है? इसके अंदर जीवन नहीं है यार। देखो होता क्या है, जैसे आपके क्या होते हैं, आपने देखा होगा जल सुना है ना, वायु सुनी है ना, धरती सुनी है ना, ऐसा तो नहीं है इसके अंदर जान हो कहीं, इसीलिए पेड़ पौधे उगाते हैं इसमें, लेकिन नहीं, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट पड़े हुए हैं, इसीलिए जीवन जो निकल रहा है। हमारे अंदर भी कुछ कंपोनेंट है, इसी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है, नहीं तो क्या हो, हम भी अजैविक घटक बन जाते, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपकी, धरती, जल, वायु, ये सभी क्या हैं, इन सब में धरती का मंडल नहीं लगाइए, स्थल मंडल लिख लीजिए, ये सब स्थल मंडल, ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये सभी क्या हैं, अजैविक घटक हैं आपके। आपके सामने जिस ईंट से मकान बना हुआ है वो भी अजैविक घटक है, ठीक है। जो आपका पंखा चलत है ना, वो भी अजैविक घटक है। जो आपकी लाइट रोशनी, जिस लाइट में आप पढ़ते हैं, वो भी आपका अजैविक घटक है, ठीक है। तो ये चीजें जैविक और अजैविक घटक आपको समझ में आ गया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। इसमें आपको वायु, जल, मिट्टी सब कुछ आ रहा है, कापी किताबें जो भी हैं आपके अजैविक घटक हैं, क्योंकि आपका लैपटॉप भी है ना, वो भी अजैविक घटक है, मोबाइल जो पकड़े हुए हैं वो भी अजैविक घटक है। इससे ज्यादा आपको आपको और क्या ही मैं समझाऊं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ ऊर्जा के घटक कौन से होते हैं, उनको आप समझिए, जैविक और अजैविक घटक तो सब बता देंगे। हम बात करते हैं तीसरे घटक अपने, ऊर्जा घटक, घटक। अब बात करते हैं ऊर्जा घटक पर। इनका नाम है भैया एनर्जी कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट या कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एनर्जी, ऊर्जा की जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं से मिलती तो है, खाना पीना तो खाते ही है ना आप लोग, क्या करते हैं, ये आपके हैं एनर्जी कंपोनेंट। ये क्या है, आपका ऊर्जा का तीसरा घटक है। क्या है, ऊर्जा का तीसरा घटक क्या है आपके, घटक है आपके एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा घटक। ये ऊर्जा के तीसरे घटक हैं, आपको पता है ना। होता क्या है, ये जो ऊर्जा के घटक होते हैं ना, ये जीवन के उत्पादन और उसके पुनः उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे? आपके अंदर जो आपकी आत्मा होती है, हमारे अंदर जो आत्मा होती है, एक तरह की ऊर्जा ही होती है। अगर ये ऊर्जा यहाँ से शरीर त्याग के दूसरी जगह, अगर कोई कोई नया आता है, कोई भी व्यक्ति, बच्चा नया छोटा सा जन्म लेता है, उसके अंदर जब तक ऊर्जा नहीं होती है ना, कंपन नहीं होता, तब तक आप लोगों को नहीं विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये बोल रहा है, कुछ उठ नहीं रहा। जब तक वो चिल्लाता नहीं है, अपनी ऊर्जा को जब तक रिलीज नहीं करता है, तब तक आप लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ ये जिंदा है। तो हम जब चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि ये जिंदा है, तो हमारे अंदर की ऊर्जा बोल रही है, वही ऊर्जा, समझ रहे हैं ना, जो अब तक आवाज आ रही है वही ऊर्जा है। तो ये क्या करता है, ऊर्जा का जो तीसरा फैक्टर है, ये क्या करता है, जीवन के जीवन के उत्पन्न या उत्पादन
या जीवन की उत्पत्ति, उत्पादन और पुनः उत्पादन और पुनरुत्पादन, क्या है, पुनरुत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्या? यही आपका तीसरा कारक। जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए जिम्मेदार थर्ड कारक जो है आपका, वो है आपका एनर्जी कंपोनेंट। ये है आपका ऊर्जा का घटक। इसको हम कहते हैं ऊर्जा घटक। समझ गए आप लोग? ये जीवन को निर्धारित करता है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहाँ से आता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य। ये हम जब बीएड में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तब बच्चों को पढ़ा रहे थे कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? एनर्जी सोर्स क्या है? स्रोत आपको पता है ना, सूर्य है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको पता चल गया कि सूर्य है। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते थे अपनी, तो जेनेटिक्स में हमारे गुरुजी बताया करते थे हमसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ सूर्य से आता है, पेड़ के पत्ते पर गिरता है और इस पेड़ के पत्ते से वो जो आपकी वो जो पूरी प्रोसेस हुआ करती थी ना, वो प्रोसेस पूरी बना के बताते थे। और उस प्रोसेस के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे वो ग्लूकोज में बदलता है और ग्लाइकोजन में होता हुआ, मतलब उसमें जो जिसमें पेड़ ग्रहण करते हैं, चलता हुआ उसमें पहुंच जाता है। फिर क्या होती, वही ऊर्जा इसमें इकट्ठा होती है पेड़ में और वही पेड़ हमको मिलता है। और जब हम पेड़ पौधों से मिल करके अपना शरीर बना लेते हैं ना, तो खाते तो घासे फूस है ना, पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर ही तो मानव जीवन चल रहा है कि नहीं? अगर पेड़ पत्तियां नहीं खाते तो मांस खाते होगे। जो जिसका मांस खाते हो वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, पेड़ पत्तियां ही खाता है। तो या तो आप पेड़ पौधों पर निर्भर हैं तो शाकाहारी हैं, अगर आप मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो तो आप सर्वाहारी हो, मतलब दोनों को खाते हो। इसीलिए फिलहाल आज की दुनिया में सभी मनुष्य अंतरात्मा से कह सकता हूँ कि सर्वाहारी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो एनवायरनमेंट के बहुत सारे बैक्टीरिया रोज डेली ना खाता हो। तो सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, सब लोग खाते हैं, तो सभी लोग सर्वाहारी हैं और इस चीज को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग बताएंगे। अगर क्लास को इसी तरह रखना है तो भी आप लोग बता देंगे, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें मजा आता है क्लास में करने में। अगर इससे शॉर्ट में जैसे हम पहले ही पढ़ाते थे उसी तरीके से पढ़ाएं तो भी आप लोग बता देंगे कि नहीं हमको बस पढ़ना है और कोई बाहर की बात हमें नहीं समझनी ना तो सोचनी। लेकिन आपको इस चीज़ से इस तरीके से मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आप लोग और लोगों को लेकर के आइए, जोड़िए और हमारे साथ में लेकर के आएंगे तो वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, जानकारी होगी, इस दिमाग को डेवलप कीजिए, बढ़ाइए आगे। ठीक है ना? आप जीवन में जितनी ज़्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे आप उतने ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, उतने ही निडर बनेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।